मैं एक मरतबा फिर टेट के इस साइंस के सेशन में आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ। मैं सैयद इमरान आज मैं आपके सामने मैटर अराउंड अस के आखिरी हिस्से को लेकर हाजिर हुआ हूँ। हमने पिछले 2 सेशन में इसके कई नुकात का अहाता किया है। आज हम बचे रहने वाले टॉपिक्स का अहाता करेंगे। आइए देखते हैं कि आज हम किन नुकात का अहाता करते हैं, इस पर एक मरतबा नजर डालें। कोल एंड पेट्रोलियम, कंबस्शन एंड फ्यूल्स, टाइप्स ऑफ कंबस्शन, टेम्परेचर ऑफ कंबस्शन एंड कैलोरीफिक वैल्यूज। तो सबसे पहले नाज़रीन हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कोल एंड पेट्रोलियम। आप जानते हैं कि कोयला और पेट्रोल दोनों के दोनों ज़मीन के अंदर पाए जाने वाले रकाजी ईंधन हैं, और रकाजी ईंधन जो फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं, ये मुसलसल इस्तेमाल करने से इनकी जो क्वांटिटी है, जो मकदार है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। अगर हम जिस तरह से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, पिछले हम 100 साल का इसका अगर नज़र डालें तो उसका इस्तेमाल काफ़ी कसरत से बढ़ चुका है। इसी रफ्तार से हम आगे बढ़ें तो आने वाली जनरेशन में उनके लिए ये मौजूद नहीं रहेगा। लिहाजा हम ऐसी तवानाई के ज़रायों की तरफ मुंतकिल करना चाहिए जो तजदीदी, यानी कि हमें दोबारा से उसको हम इस्तेमाल करने के काबिल हो। तो हम सबसे पहले उस पर नज़र डालते हैं कि तवानाई के जो ज़राए हैं वो क्या हैं। तजदीदी वसाइल और दूसरा है गैर तजदीदी वसाइल। जैसा कि मैंने अभी कहा कि जो गैर तजदीदी वसाइल हैं, जो दोबारा आज हम इस्तेमाल करने के बाद फिर दोबारा वो दूसरों के लिए मौजूद ना हो, वो हम गैर तजदीदी वसाइल कहते हैं। जैसा कि कोयला और पेट्रोलियम, जैसा कि मैंने अभी कहा कि उनको हम इस्तेमाल करने से वो ख़त्म हो जा रहे हैं, वैनिश हो जा रहे हैं। फॉसिल फ्यूल क्योंकि ज़मीन के अंदर या समंदरों में इसकी जो गैसें वगैरह जो मौजूद होती हैं, जो कुदरती गैस या नेचुरल गैसेस कहलाती हैं, ये तमाम के तमाम कुदरती ज़राए में आते हैं। इसके अलावा हम जो दूसरे ज़राए इस्तेमाल कर सकते हैं जो तवानाई के, वो है तजदीदी वसाइल। ये तजदीदी वसाइल में हवाई गिरनियाँ इस्तेमाल हो सकती हैं, टाइडल वेव्स इस्तेमाल कर सकते हैं हम, और इसके अलावा तजदीदी में हमारे को बायोगैस प्लांट्स हो सकते हैं और वाटर पावर प्लांट्स हो सकते हैं, हाइडल पावर स्टेशन जिसे हम कहते हैं। तो इन तमाम के ज़रिए हम इसके अलावा जो सबसे एक अजीम ज़रिया हो सकता है वो है शमसी तवानाई का। शमसी तवानाई से हम अगर सोलार पैनल इस्तेमाल करके काफ़ी ज़्यादा मकदार में हम इसको अगर बरक़ी तवानाई को बनाने में इस्तेमाल करते हैं, और आजकल आप जैसे देख रहे हैं कि गाड़ियों का भी जो चलन है वो नॉर्मल डीजल और पेट्रोल से इलेक्ट्रिक की तरफ हो रहा है। लिहाजा अगर हम बरक़ीरों को सोलार सिस्टम के ज़रिए हम बनाना शुरू कर दें और इसका इस्तेमाल कसरत से करें, हर कोई अगर इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दे, तो हमें माहौल को बचाने में काफ़ी आसानी होगी। चूँकि रकाजी ईंधन जो है, यानी कि कोयला और पेट्रोल जो है, ज़मीन के अंदर से जो कसरत से निकाला जा रहा है, जिसकी वजह से एक दिन ऐसा आएगा कि हमेशा के लिए सब ख़त्म हो जाएंगे और हमारे पास तवानाई के ज़राए नहीं बचेंगे। तो हमें आने वाली जनरेशन का इसका जहन में रखते हुए हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो नाज़रीन, आपको टेट में इसके मुताल्लिक़ सवाल पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा फॉसिल फ्यूल है, या इनमें से कौन सा तजदीदी तवानाई का ज़रिया है या गैर तजदीदी तवानाई का ज़रिया है। तो लिहाजा जिसको हम आज इस्तेमाल करने के बाद कल आने वाली नस्ल भी आसानी से इस्तेमाल कर सके, वो तजदीदी है। जो एक मरतबा इस्तेमाल करने के बाद दूसरों के लिए मौजूद ना हो, वो गैर तजदीदी है। आइए इसके बाद हम देखते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम के क्या अक़साम हैं, उनके हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या इस्तेमालात है और हमें वो किस तरह से काम में आते हैं। कोयले के अक़साम, यूँ तो कोयले के 3 अक़साम हैं नाज़रीन। एक है कोक, जिसको हम झानवा कोयला भी कहते हैं। ये काफ़ी सख्त होता है, ये मसामदार होता है और खलमी होता है। ये कार्बन की तकरीबन खालिश शक्ल है। हमें कार्बन कई शक्लों में हासिल होता है। आप जानते हैं कि दुनिया का जो सबसे चमकदार शय है हीरा, ये भी कार्बन ही की एक बहरूपी शक्ल है। तो कार्बन कई बहरूपी अशकाल में पाया जाता है। यहाँ पर कार्बन की जो सबसे खालिश शक्ल है वो झानवा कोयला यानी कि कोक है। ये इसके बारे में आपको सवाल पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा कार्बन की खालिश शक्ल होती है। इसके बाद इस कोक को यानी कि झानवा कोयले को हम स्टील की तैयारी में इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हैं स्टील यानी फौलाद, लोहे में जब हम कार्बन की कुछ खलील मकदार मिलाते हैं, आप जानते हैं कि कार्बन की जो मकदार है वो फौलाद को बनाने में इस्तेमाल होती है। यानी कि जो लोहा है, लोहे में एक मखसूस मकदार में कार्बन को मिलाया जाता है, जो कार्बन की खालिश शक्ल होती है, उसको मिलाने से वो फौलाद यानी कि स्टील की शक्ल हासिल होती है, जो काफ़ी मजबूत बन जाता है। लोहे में कार्बन मिलाने से वो काफ़ी मजबूत हो जाता है। और उसके बाद इसके अलावा कई एक धातुओं की तखलीस के लिए हम झानवा कोयले को इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है कोल तार। ये एक सियाह रंग का गाढ़ा बदबूदार माया होता है, जिसको आम ज़बान में डामर कहते हैं। इसको हम सड़कें बनाने के लिए कसरत से इस्तेमाल करते हैं। यह तकरीबन 200 अशिया का आमेज़ा होता है। कोल तार से हासिल होने वाले महासिलात को मस्तवी डाई, अद्वियात, धमाकू अशिया, अतरियात, प्लास्टिक,
पेंट और छतों की अशिया बनाने के लिए बुनियादी शय के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जैसा मैंने अभी कहा कि इसको हम डामर कहते हैं, ये सबसे आखिरी शय है जो बिल्कुल इसके अंदर से जो हम मुख्तलिफ अशिया निकाल लें, जब आखिरी में जो तलचट यानी कि कचरे के तौर पर बच जाता है वो हमें कोल तार की जो आखिरी किस्म है डामर की शक्ल में हासिल होती है, जिसको हम सड़कों को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये एक बड़ी दिलचस्प बात है कि कीड़े पतंगों को दूर भगाने के लिए इस्तेमाल होने वाले नैफ्थलीन बॉल भी कोल तार से ही हासिल किए जा सकते हैं। आपने देखा होगा कि नैफ्थलीन बॉल आमतौर पे बहुत सफ़ेद होती हैं और हम इसको किससे हासिल करते हैं, ये काले सियाह मादे से। तो आपको यहाँ पे सवाल पूछा जा सकता है कि नैफ्थलीन बॉल को इससे हासिल किया जाता है, तो हमें इसका जवाब देना होगा कि कोल तार। इसके बाद जो तीसरी किस्म है कोयले की वो देखिए कोल गैस। कोयले से झानवा कोयला हासिल करने के दौरान कोल गैस हासिल होती है। यह गैस उन सनतों में ज़्यादा इस्तेमाल होती है जो कोयले के प्रोसेसिंग यूनिट के करीब कायम की जाती हैं, यानी कि जहां पर कोयले को प्रोसेस किया जाता है वहां पर कोयले को प्रोसेस करने के दौरान कोयले से हम झानवा कोयला यानी कि मसामदार सख्त कोयला जब हासिल करना चाहते हो तो हम उसको गर्म करते हैं। तो इस प्रोसेस के दौरान कोल गैस हासिल होती है, यह भी एक ईंधन के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जहां पर कोयले के प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं वहीं पर उसको हम जल्दी से इस्तेमाल करने के लिए और उसके ट्रैवलिंग के चार्जेस को बचाने के लिए हम वहीं पर उसको इस्तेमाल करते हैं। जहां पर यह प्रोसेसिंग होती है वहीं पर इसकी प्लांट कायम की जाती है जो कोल गैस कहलाती है। पेट्रोकेमिकल्स, अब ये जैसा हमारा टॉपिक है कि कोयला और पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स, इसके अंदर पेट्रोलियम कुदरती गैस से हासिल होने वाले मुफीद मादे पेट्रोकेमिकल्स कहलाते हैं। इन्हें मुसहफ़ी, रेशे, जैसा कि हमने पिछले सेशन में देखा कि पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक, पॉलीथीन, प्लास्टिक के तमाम चीज़ें हमें पेट्रोलियम के अशिया से ही हासिल होते हैं। लिहाजा तिजारती अहमियत की बास पेट्रोलियम को हम माया सोना यानी कि लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। यहाँ पर एक बात अहम है नाजरीन के पेट्रोलियम से कई एक अशिया हासिल हो सकते हैं, इसको हम एक शय के तक महदूद नहीं कर सकते। यह आपको आपकी किताब में भी मौजूद है कि पेट्रोलियम की जो कसरी कशीद होती है वह कसरी कशीद में किस दर्जे में कौन सी चीज़ हासिल होती है। तो नाजरीन यहाँ पर कसरी कशीद कालम के अंदर पेट्रोलियम का किस तरह से कशीदगी की जाती है, आइए इस बारे में देखते हैं कि कौन से मरहले में हमें कौन से प्रोडक्ट हासिल हो सकते हैं। ये मुख्तलिफ तपिशों पर हासिल होने वाले मवाद है। यहाँ पर आप नज़र डालिए एक मरतबा कि 40 दर्जे सेंटीग्रेड से कम होने पर हमें जो अशिया हासिल होती हैं वो ईंधनी गैस है, LPG सिलेंडर है, खाद है और मसनवी रबर है। ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 40 दर्जे सेंटीग्रेड पर कसरी कशीदगी के आलम में हासिल होते हैं। इसी तरीके से जब हम तपिश का इजाफा करते जाएंगे तो 70 दर्जे सेंटीग्रेड पर पहुंचने पर हमें चंद कीमियाई अशिया का माखज़ हासिल होगा जो कि मुख्तलिफ कीमियाई अशिया की तैयारी में हमें काम आता है। जूतों की पॉलिश के लिए जो केमिकल इस्तेमाल होता है वो भी यहीं पर हासिल होगा, इसी तपिश पर। इसके साथ साथ मुख्तलिफ मशीनों वगैरह के पुर्ज़ों को साफ़ सफाई करने के लिए जो महलूल वगैरह होते हैं वो भी इसी तपिश पर हासिल होते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं कि 120 दर्जे सेंटीग्रेड पर हमें कौन सी अशिया हासिल होती हैं। यहाँ पर जो हम गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं वो पेट्रोल हासिल होता है और इसके साथ साथ खुश्क धुलाई यानी कि ड्राई क्लीन में इस्तेमाल होने वाला केमिकल भी हमें 120 दर्जे सेंटीग्रेड कसरी कशीद कालम पर हासिल होता है। इसके बाद गर्म करने वाली टॉर्च यानी कि हीटर्स वगैरह भी हमें इसी तपिश पर हासिल होते हैं। इसके बाद देखिए नाजरीन 170 दर्जे तपिश पर पहुंचने पर हमें जो कसरी कशीद कालम में जो अशिया हासिल होती हैं वो एरोप्लेन के लिए इस्तेमाल होने वाला फ्यूल है और उसी के साथ साथ केरोसिन है। इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, ये ना समझे कि केरोसिन से हवाई जहाज़ चलता है, बल्कि यहाँ पर वाइट पेट्रोल की तरफ इशारा है। इसके बाद ये जो केरोसिन है वो बत्तियों के चूल्हे और खंदील वगैरह में हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जब हम मज़ीद गर्म करते हैं कसरी कशीद कालम में तो 270 दर्जे पर हमें डीज़ल हासिल होता है और ये डीज़ल हमें गाड़ियों, जनरेटर्स वगैरह में और बोरवेल वगैरह निकालने के लिए इस्तेमाल होने वाले मोटर्स में हम डीजल का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जब 400 दर्जे सेंटीग्रेड तक जब तपिश पहुंच जाती है तब हमें चिकनाई वाले तेल इस्तेमाल होते हैं जो कि लुब्रिकेंट्स में इस्तेमाल होते हैं और आमतौर पर जनरेटर वगैरह में भी हम ये तेलों को इस्तेमाल करते हैं। और आखिर में 600 दर्जे सेंटीग्रेड हरारत पर हमें ईंधनी तेल हासिल होता है जो सनतों में बॉयलर्स में और शिप्स यानी कि बड़े बड़े जहाज़ों में इसका इस्तेमाल ईंधन के तौर पर होता है। और आखिर में जो बचा रह जाने वाला मादा है जिसके हम रेसिजुअल कहते हैं यानी कि जो तलछट यानी कि इन तमाम अशिया को हासिल कर लेने के बाद जो बाकी रह जाने वाला गाढ़ा मादा होता है इसमें पेंट और तारकोल, डामर जिसे हम कहते हैं, ये हासिल होता है और इसमें पैराफिन भी हासिल होता है जो मुख्तलिफ उसकी क्वालिटीज़ के अतबार से इसके अंदर मुख्तलिफ अशिया में इस्तेमाल होता है, जैसा कि ऑइंटमेंट्स, मरहम वगैरह बनाने में, चेहरों पर लगाने वाली क्रीम वगैरह बनाने में। इसके बाद ग्रीस
और उसके बाद माचिस की डिबिया यानी कि माचिस की तीली वगैरह बनाने के लिए हम जो अशिया का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर भी इस्तेमाल होता है। इसके बाद जो मोम है वो मोमबत्ती के लिए भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद ये वाश पेपर है और आखिर में वाइजलिन है। इन तमाम अशिया का हम पेट्रोकेमिकल अशिया से ही हासिल करते हैं। ये रेसिडुअल में हमें आता है और आखिर में जो नाकारा मादा जिसको ये समझा जाता है वो जो बचा रहता है वो सड़क के बनाने के लिए बतौर तारकोल यानी कि डामर ये इस्तेमाल होता है। आपको ये गुजारिश की जाती है कि आप उस टॉपिक को बगौर देखें और स्टेप बाय स्टेप कशीद के मरहले को देखें कि किस मरहले में आपको कौन सी शय हासिल होती है। इसके अंदर कई चीज़ें हैं जैसे कि वैसलीन है, ग्रीस है, मोम है, ये तमाम चीज़ें हमें पेट्रोलियम से हासिल होती हैं। सबसे आला मियार का जो पेट्रोल होता है हमें रॉकेट फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद पेट्रोल है, उसके बाद डीजल है, उसके बाद केरोसिन है। कई हमें अशिया पेट्रोलियम से हासिल होती हैं। और हमने पिछले सेशन में रेशों के मुताल्लिक भी देखा है, ये मसनवी रेशों का तकरीबन माखज़ पेट्रोकेमिकल्स ही हैं। लिहाजा पेट्रोल के कई इस्तेमालात हैं, आप इनके बारे में भी नज़र में रखें, आपको इसके बारे में इम्तिहान में पूछा जा सकता है। ये कोल और पेट्रोलियम के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, आइए उसकी जानिब बढ़ते हैं। कंबस्शन यानी कि एहतराक। जब कोई शय जल उठती है तो वह अमल एहतराक कहलाता है। आप जानते हैं नाजरीन के जलने के लिए सबसे मददगार या ज़रूरी जो शय है वो है ऑक्सीजन। 3 चीज़ों से कोई भी एहतराक का अमल वाक़ होता है। एक होती है जलने वाली चीज़, और एक होती है जो जला रही है, और तीसरा होता है ऑक्सीजन। यानी कि ये 3 चीज़ों से कोई भी एहतराक का अमल वाक़ होता है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या मवाद मौजूद है। वो कीमियाई तामुल जिसमें कोई शय हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ जलती है और हरारत खारिज करती है तो इस अमल को एहतराक या कंबक्शन कहते हैं। वो अशिया जो शोले के करीब लाने पर जलती हैं एहतराक पजीर अशिया कहलाती हैं। इनमें से चंद बतौर ईंधन इस्तेमाल होते हैं और वो अशिया जो नहीं जलती वो गैर एहतराक पजीर अशिया कहलाती हैं। आपने जाना है नाज़रीन कि ईंधन क्या होता है। ईंधन वो है जिसको हम जलाने से तवानाई हासिल होती है, वो हमें ईंधन कहलाती है। जैसा कि हमने अभी पेट्रोकेमिकल्स में देखा कि कई अशिया हैं जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, हम इनको बतौर ईंधन इस्तेमाल करते हुए हमारी गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ मकामात पर इंडस्ट्रीज़ यूज़ होती है इसके। और जो घरेलू में हम पकवान गैस के तौर पर हम LPG सिलेंडर से इस्तेमाल करते हैं और गाड़ियों में CNG वगैरह इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम के तमाम जो हम तवानाई के लिए जो अशिया को इस्तेमाल करते हैं, जो मादों के इस्तेमाल करते हैं, जो जलकर तवानाई और हरारत देते हैं, वो ईंधन कहलाते हैं। हम इसका कसरत से इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हमने पिछले सेशन में तजदीदी और गैर तजदीदी वसाइल के ताल्लुक से, तवानाई के वसाइल के ताल्लुक से पढ़ा, वहाँ पर भी ईंधन के बारे में हमने जाना है कि तवानाई को हासिल करने के जो ज़राए होते हैं वो ईंधन कहलाते हैं। तो लिहाजा ईंधन हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में काफ़ी अहमियत का हामिल है। आइए इसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करें। एहतराक का अमल सिर्फ ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही अंजाम पाता है। चंद अशिया को आग के करीब लाने पर वो फ़ौरन जल उठती हैं, लेकिन चंद अशिया को जलने के लिए बहुत वक्त दरकार होता है, बावजूद इसके कि वो आग में रखी गई हों। जैसे कि यहाँ पर देखिए फ्यूल्स के बारे में मजीद बताया गया है कि एहतराक से हमें हरारत और रोशनी हासिल होती है। आमतौर पर गाड़ियों, फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होने वाला ईंधन ज़्यादातर लकड़ी, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन, LPG और CNG हैं। इन अशिया को ईंधन कहा जाता है। आइए नाज़रीन इसके बाद देखते हैं कि हम एहतराक के अक़साम क्या हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ कंबक्शन क्या है। एहतराक की वो किस्म जिसमें मादा या शय बग़ैर किसी ज़ाहिरी वजह के फ़ौरन जलते हैं और शोला पैदा करते हैं, बेसाख्ता एहतराक कहलाते हैं। ये बेसाख्ता एहतराक की मिसाल क्या है कि अशिया फ़ौरन जल उठा। अशिया जब फ़ौरन जल उठते हैं, जैसे कि आपने जंगलों की आग के बारे में सुना होगा कि जब सूखे लकड़ियों के ऊपर जब सूरज की रोशनी की हिद्दत जब ज़्यादा होती है तब वो ऑटोमेटिक जल उठते हैं। तो ये एक बेसाख्ता एहतराक की मिसाल हो सकती है। यहाँ पर देखिए गैसें तेज़ी से जलने लगती हैं, गैसें जो है तेज़ी से जलने लगती हैं और हरारत और रोशनी पैदा करती हैं। इस किस्म का एहतराक तेज़ रफ्तार एहतराक कहलाता है। और आखिर में आपने कोयले की मिसाल देखी थी कि कोयले को जलने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है, यह फ़ौरन शोले के साथ नहीं जल उठता, इसके लिए थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए यह सुस्त रफ्तार एहतराक कहलाता है। यह तो था कंबक्शन और उसके अक़साम के मुताल्लिक़। जैसा अभी आपने देखा कि कोई भी जो अशिया है वो कुछ फ़ौरन जल उठ रही हैं, किसी को जलने के लिए कुछ वक्त दरकार है और कुछ बिल्कुल भी नहीं जलती। इसकी कई वजूहत हो सकती हैं नाजरीन। इसमें सबसे एक अहम वजह यह है कि उसको जलने के लिए जो मिनिमम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, हम उसकी बिना पर भी ये कह सकते हैं कि एहतराक तेज़ होगा या सुस्त होगा। तो मिनिमम टेम्परेचर जो होगा, यानी कि किसी भी शय को जलने के लिए एक मिनिमम तपिश दरकार होती है, उस तपिश को हम इग्निशन टेम्परेचर या टेम्परेचर ऑफ
कंबक्शन भी कहते हैं, जो आपके सिलेबस में टेम्परेचर ऑफ कंबक्शन के नाम से दिया गया है। एक्चुअली वो किताबों में उसके लिए इग्निशन टेम्परेचर का वक्त यानी कि चिंगारी तपिश का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। तो आपको एग्जाम में इसके मुताल्लिक किसी भी वर्ड को इस्तेमाल करके पूछा जा सकता है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि वो कम से कम हरारत जिस पर वो शय जल सकती है, जल उठती है, वो क्या कहलाता है, उसका इग्निशन टेम्परेचर। जो मुख्तलिफ ईंधन होते हैं जैसे कि पेट्रोल है, कोयला वगैरह, तो इनके जो कंबक्शन टेम्परेचर यानी कि इग्निशन टेम्परेचर जो है वो कम होती है, लिहाजा ये जल उठते हैं। एतराक पजीर अशिया को जलाने के लिए इब्तिदा में इन्हें गर्म करना ज़रूरी है। एक मखसूस तपिश पर वो जलना शुरू होती हैं। इस अकल तरीन तपिश को जिस पर कोई शय जलना शुरू होती है आतिश गिर तपिश या चिंगारी तपिश भी इसे कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर कहा जाता है। जब कोई शय जलना शुरू होती है तो हरारत पैदा होती है और वही हरारत इस शय को मुसलसिल जलाने में मदद करती है। यानी कि अगर हम यहाँ पर अगरबत्ती की मिसाल लें तो अगरबत्ती को पहले आग लगने के लिए या जलने के लिए कुछ वक्त दरकार होगा, लेकिन जब वो पहले जल उठती है उसके बाद उसकी जो तपिश है उसके सरे पर, वो तपिश उसके निचले हिस्से को फिर तपिश फ्राहम करती है, उसके बाद वो निचला सरा भी जलने लगता है। इस तरह से मुसलसिल अगरबत्ती सारी की सारी जलकर धुआं हो जाती है। तो मुसलसिल जलने के दौरान जो हरारत का अखराज होता है वो मजीद उस जिस्म को हरारत मुहैया करते हुए, इग्निशन टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए वो जलने लगता है। इसके बाद देखिए मुख्तलिफ अशिया की आतिशगीर तपिश मुख्तलिफ होती है। मुख्तलिफ अशिया की आतिशगीर तपिश मुख्तलिफ होती है। किसी भी शय की आतिशगीर तपिश की कीमत का इन्हिसार इसके आग पकड़ने के वक्त पर होता है, यानी कि जो शय जितना जल्दी आग पकड़ लेगी उसकी इग्निशन टेम्परेचर उतना कम होगा। या इस तरह से भी कहा जा सकता है कि जिस शय का इग्निशन टेम्परेचर कम हो वो जल्दी आग लग जाएगा। आपको किताब में एक मिसाल दी गई यहाँ पर कि जो पेपर कप्स होते हैं जो चाय के, उसको एक रास्त तौर पर आग पर रखा गया है एक छोटे से स्प्रिट लैम्प पर, और उसी कप में थोड़ा सा पानी डालकर उसे फिर से स्प्रिट लैम्प पर रखा गया है ट्राइपॉड की मदद से। तो ये बताया जा रहा है कि इनमें से कौन सा पहले जल उठेगा। तो हालांकि दोनों के दोनों वही कप से वही मादे से बनी हुई है, लेकिन दोनों के जलने का जो वक्त है वो मुख्तलिफ होगा। सबसे पहले जो खाली कप है वो भाई एक वक्त बेसाख्ता जल उठेगा, लेकिन जिस कप में पानी डाला गया है उसको जलने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि उसके अंदर जो पानी की मकदार है वो पानी की मकदार उसको जलने नहीं देती है और उसके जो आतिशगीर तपिश है उसको बढ़ा देती है। इसकी वजह से वो जब तक पानी पूरी तरीके से खुश्क ना हो जाए और उस कप का टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर को ना रीच हो जाए तब तक वो कप नहीं जलती। लिहाजा आतिशगीर तपिश से उसकी जलने के वक्त को हम डिसाइड कर सकते हैं। जिसकी आतिशगीर तपिश कम हो वो फौरन जल उठता है, जिसकी आतिशगीर तपिश ज्यादा हो उसको जलने के लिए वक्त दरकार होता है। आइए यहाँ पर देखते हैं वो अशिया जिनकी आतिशगीर तपिश बहुत कम होती है, वो आसानी से आग पकड़ लेती हैं, ऐसी अशिया आतिशगीर मादे कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए नाज़रीन, आतिशगीर मादे यानी कि जिसको आग पकड़ ले सकती है। आपने मुख्तलिफ टैंकर्स वगैरह पर लिखा देखा होगा कि इनफ्लेमेबल आतिशगीर मादा, यानी कि वो धमाका अगर कुछ हो जाए, जैसा कि गाड़ियों में गाड़ी आगे जा रही है, अगर कोई इलाके उसे टक्कर दे दे, इसकी वजह से क्या हो सकता है, दोनों में रगड़ की वजह से हरारत बढ़ सकती है और वो हरारत की वजह से वो अपने आतिशगीर तपिश को यानी कि इग्निशन टेम्परेचर को पहुंच जाएगा वो माया, तो वो जल सकता है। लिहाजा इनफ्लेमेबल का मार्क लिखा होता है जिसको एक खतरे का साइन भी लगा होता है। लिहाजा हम इससे बचना चाहिए। और इम्तिहान में भी ये पूछा जा सकता है कि इनफ्लेमेबल से क्या मुराद है, यानी कि वो कौन से मादे हैं जो जल उठते हैं, और उनकी आतिशगीर तपिश से ताल्लुक भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे मजीद चंद मिसालें दी गई हैं। आतिशगीर मादाओं की मिसालों में पेट्रोल, अल्कोहल, माया पेट्रोलियम गैस यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG वगैरह। यहाँ पर आतिशगीर मादे जो है ना नाजरीन, उनसे आग लगने के जो गुंजाइश होते हैं उनसे बचने के लिए आतिश फरो आलात का भी इस्तेमाल किया जाता है। आतिश फरो आलात के अंदर हम क्या करते हैं कि जो शय को आग लगने वाली है या लग रही है उस शय को आग से दूर करने के यानी कि हवा से दूर करने की कोशिश की जाती है ताकि ऑक्सीजन से तमास ना हो सके, और जिस शय को आग लगी हुई है उसको भी रोका जाता है। लिहाजा मुख्तलिफ किस्म की आग लगने के रोकने के लिए या बुझाने के लिए आतिश फरो अमला क्या करता है, मुख्तलिफ अक़साम की अशिया को इस्तेमाल करता है। तेल से लगने वाली आग के लिए अलग तरीका और पेट्रोलियम वगैरह से लगने वाली आग के लिए अलग तरीका इसमें इस्तेमाल किया जाता है। लिहाजा इसके मुताल्लिक़ भी आपको सवाल पूछे जा सकते हैं, यह भी आपके दरसी किताबों में मौजूद है, उसका भी मुताला करना नाज़रीन। और अगला जो हमारा जो टॉपिक है कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू यानी हरारी कदर। मुख्तलिफ अशिया को गर्म करने पर मुख्तलिफ मकदार में हरारत खारिज होती है। हम खारिज होने वाली हरारत की पैमाइश किलो जौल में करते हैं। 1 किलोग्राम ईंधन के
मुकम्मल एहतराक पर खारिज होने वाली हरारत की जो मकदार है इस ईंधन की हरारी कदर कहलाती है, या हरारी कीमत भी कहते हैं इसे। यानी कि 1 किलोग्राम, मिसाल के तौर पर पेट्रोलियम है, अगर 1 किलोग्राम पेट्रोलियम या कोयला है, 1 किलोग्राम कोयला अगर मुकम्मल तौर पर जल जाए तो दोनों से कुछ हरारत की मकदार खारिज होगी, कुछ तमाम नहीं खारिज होगी, तो उस हरारी मकदार को हम क्या कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। तो ये दोनों के फ़र्क होता है, पेट्रोलियम जो है उसका ज़्यादा हो और कोयला है उसका कम हो, कुछ भी फ़र्क हो सकता है। लिहाजा उन एतबार से आइए हम देखते हैं कि किस शय की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है। यहाँ पर मुख्तलिफ ईंधन दिए गए हैं, जैसे कि गाय का गोबर है, इसको भी बतौर ईंधन हम इस्तेमाल करते हैं, ये बायोगैस के प्लांट में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर इसकी हरारी कदर जो है 6000 से 8000 के दरमियान होती है, जबकि लकड़ी है इसकी जो हरारी कदर है ये 17000 से 22000 के दरमियान होती है, कोयले की 25000 से 33000 के दरमियान, हयाती गैस यानी कि बायोगैस जो होती है उसकी 35000 से 40000 होती है। इसी तरीके से पेट्रोल की जो हरारी कदर है वो 45000 होती है, केरोसिन की भी 45000 होती है, इसके बाद जो डीजल है इसकी भी हरारी कदर 45000 होती है, CNG की 50000 और LPG की 55,000, और आखिर में जो हाइड्रोजन गैस है इसकी हरारी कदर बहुत ज़्यादा होती है, ये 1,50,000 होती है। ये हरारी कदर के एतबार से हम देख सकते हैं कि कौन सा ईंधन ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन हम सिर्फ हरारी कदर के एतबार से ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हम गाड़ियों में कौन सा ईंधन इस्तेमाल करें, क्योंकि उसको आग लगाने का जो तरीका होगा, उससे तवानाई हासिल करने का जो तरीका होगा इतना आसान ना होगा। लिहाजा जो हमें आसानी से उसको हम इस्तेमाल भी कर सकते हो, एक मुकाम से दूसरे मुकाम को हम उसको आसानी से मुंतकिल कर सकते हो, और साथ ही साथ वो मुख्तलिफ मकामात पर आसानी से दस्तियाब हो, इन तमाम ज़रायों को देखते हुए हम ये फ़ैसला कर सकते हैं कि कौन सा ईंधन हमारे लिए किस मौके के एतबार से मौजू है, गाड़ियों के लिए कौन सा है, पकवान के लिए कौन सा है, इसी तरीके से मुख्तलिफ मौक़ों पर कौन सा ईंधन बेहतरीन हो सकता है। इसका हम कैलोरीफिक वैल्यू के अलावा मुख्तलिफ चीज़ों का अहाता करके देख सकते हैं। तो नाज़रीन, ये तो था आपका मैटर अराउंड अस के ताल्लुक़ से मुख्तलिफ उमूर पर तबादिल ख़याल। इंशाअल्लाह इस सबक के बाद अब अगला जो टॉपिक है वो अगला टॉपिक भी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। हम ये कोशिश करेंगे कि आपके सामने ये तमाम मवाद को पेश किया जा सके। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।